धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एनकाउंटर्स पर एनकाउंटर्स किए गए पिछले 3.5 साल के दौरान और लगातार वो सिलसिला आज भी जारी है। हवाला दिया गया कि इसके जरिए हम क्राइम को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में क्राइम कंट्रोल हो रहा है। ना वहां बच्चियां महफूज हैं, ना वहां पे इंसान कोई भी महफूज है। पत्रकारों तक की हत्या हो जा रही है। कल हमने आपके सामने खबर रखी कि गाजियाबाद के अंदर एक पत्रकार को महज इस बात पर गोली मार दी गई क्योंकि वो अपनी भांजी से हुई छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने चला गया था। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। बदमाशों के हौसले बुलंद, उन्होंने गोली मार दी। अवस्था में थे, अब उनकी मौत हो गई है। सीएम आदित्यनाथ योगी ने ऐलान कर दिया 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का। लेकिन बड़ा सवाल ये, क्या मुआवजा देने से क्राइम की जो बिगड़ती स्थिति है वो सुधर जाएगी? और दूसरा सवाल ये कि क्यों नहीं क्राइम की ये बिगड़ती हुई स्थिति सुधर पा रही है, जबकि बड़ा चुनावी मुद्दा था भाजपा के लिए अखिलेश यादव की सरकार के दौरान जब चुनाव चल रहे। तो तीसरा है, ये जो निचले स्तर पे पत्रकारिता करते हैं लोग, ग्राउंड जीरो पे जो पत्रकारिता करते हैं और छोटे छोटे संस्थानों से जो जुड़े होते हैं, वो जो पत्रकारिता है, क्या वो पत्रकारिता किस स्तर पर पहुंच गई है? उसने पत्रकारिता का स्तर गिराया है, बढ़ाया है? ये भी एक पहलू है, इस पे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो इन सारे पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं गाजियाबाद से जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, पत्रकारिता का लंबा अनुभव रखते हैं, रवि अरोड़ा जी। बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर से हमें वक्त देने के लिए। मैं सीधे सीधे आपसे पहला सवाल पूछ रहा हूं कि गाजियाबाद की जो घटना हुई है, पत्रकार विक्रम जोशी की जो हत्या की गई है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए अकरम जी, ये जो हत्या है इसको थोड़ा सा बहुत बड़े विस्तृत रूप से देखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि एक पूरी सरकारी मशीनरी की पत्रकारों के प्रति जो उपेक्षा है ये उसी का परिणाम है, और इससे शासन की मंशा से भी आप जोड़ सकते हैं। आप देख रहे होंगे किस तरह से उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे जिलों स्तर पर, आपने देखा होगा कि हर जिले में इस तरह की तमाम घटनाएं हुई हैं। छोटे छोटे मामलों में पत्रकारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। अगर उन्होंने कोई सच्ची कोई खबर दिखा दी या लिख दी तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिया गया। गैंगस्टर एक्ट तक लगे हैं पत्रकारों के खिलाफ। मिड डे मील बहुत बड़ा प्रमाण है जिसका खुलासा करने पे कई सारे पत्रकारों पे लगातार मुकदमे दर्ज किए गए। जी जी बिल्कुल, मैं वही बता रहा था कि इससे एक पूरी सरकारी मशीनरी में पत्रकारों के प्रति उपेक्षा का भाव पैदा हुआ है। और ये जो विक्रम जोशी की घटना है इसको उसी तारतम्यता से जोड़ के देखने की जरूरत है। आप देखें कि उनकी भांजी के साथ छेड़छाड़ की उन्होंने शिकायत करी पुलिस से। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेने की बजाय बदमाशों से समझौता करने के लिए दबाव डाला। जिस समय उनकी हत्या हुई है उससे 2 घंटा पहले वो चौकी इंचार्ज को फोन करते हैं। चौकी इंचार्ज उनसे कहता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और उसके बाद वो उसमें कोई कार्रवाई नहीं करता। ये इसको सरकारी मशीनरी की अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता? यदि चौकी इंचार्ज उसी समय एक्शन लेते और उनको बुलाते, बदमाशों को पकड़ते, उठाते या कुछ भी करते, तो शायद विक्रम जोशी आज हमारे साथ होते। इस मामले में एसएसपी से भी मिले थे विक्रम, बावजूद उसके इस तरह से सरेआम उनको गोली मार दी गई। और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे बदमाश उनको घसीटते हुए ले जा रहे हैं। तो पुलिस का तो कोई जो हनक जिसको कहा जाता है, पुलिस की हनक तो कहीं नहीं। और खास तौर पे जिस तरह से पत्रों के साथ इस तरह से हो रहा है, तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार की जो मंशा है वो पत्रकार को सामान्य आदमी से भी नीचे रखकर देखने की। ये मुझे तो सरासर उसी का परिणाम। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं ये सिर्फ पत्रकार की हत्या का मामला नहीं है, पूरे सिस्टम में ऊपर से नीचे तक पत्रकारों की किस तरीके से उपेक्षा की जा रही है, पत्रकारों को किस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है वो भी दिखा रहा है। क्या आपके पास ऐसी कोई रिपोर्ट है कि चौकी इंचार्ज के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो, कोई एक्शन लिया गया हो? नहीं, चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है, 9 लोगों की अरेस्टिंग भी हो गई है। लेकिन जब कोई सांप गुजर गया उसके बाद आप लकीर पीटते रहें तो उसका कोई मतलब नहीं। यदि ये कार्रवाई पहले की गई होती तो शायद ये स्थिति ना होती। अब आप देखें ना, पुलिस को बेहतर करने का तरीका खासतौर पे योगी सरकार में जो हम देख रहे हैं एनकाउंटर का है। लेकिन एनकाउंटर से भी कहाँ अपराध रुक रहे हैं। तो भारत की बात करें तो पिछले 3.5 साल में जब से योगी जी की सरकार आई है लगभग 6000 एनकाउंटर हुए, 122 बदमाश पुलिस ने मारे हैं।
और कई हजार बदमाश जो हैं वो घायल भी हुए। लेकिन और 13 लोग पुलिस के भी इस मामले में शहीद हुए। हाल ही में आपने देखा 8 तो ये मामला कानपुर का ही है। तो क्या इसे अपराध रुक रहे हैं क्या? ये पुलिसिंग को टोटल बेहतर करने की जरूरत है, जिस पर काम नहीं हो रहा। पहले बीट कांस्टेबल का होता था, पुलिस के अपने गुप्तचर होते थे। अब यहाँ तो कुछ ऐसी व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही, हर चौथे दिन नया आदमी दिखाई देता है। तो ऐसे में अब उनको वो मालूम ही नहीं क्षेत्र में कौन रहते हैं कौन नहीं रहते हैं, उनका किसी से कोई संपर्क नहीं है। ऐसे में कैसे पुलिसिंग बेहतर होगी? एनकाउंटर करने से अगर बेहतर होती तो अब तक 3.5 साल में हो गई होती। उत्तर प्रदेश के अगर आप आंकड़े देखेंगे, % अपराध पूरे देश भर के उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। तो क्या ये छोटी मोटी फिगर है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, पत्रकारों के खिलाफ क्राइम में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, साइबर क्राइम में सबसे आगे है, अपहरण के मामलों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। तो ये पूरी व्यवस्था को बहुत चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है और चीजों को नए तरीके से देखने की जरूरत है। ये ट्रेडिशनल तरीके एनकाउंटर में उठाकर मार दो और पुलिसिंग बेहतर करो मत ना, और कोई आदमी शिकायत लेकर आए उस पर कार्रवाई ना करो, तो इससे क्राइम ना रुकते हैं ना कभी रुकेंगे। क्या सरकार इस बारे में कभी सोचेगी, या आपको लगता है जिस ट्रेंड पे पिछले 3.5 साल से चल रही है आखिरी के 1-1.5 साल में भी उसी ट्रेंड पे चलेगी? और क्योंकि वो अपनी जिद पे अड़ी है, पत्रकारों की आवाज नहीं सुनना चाहती, अगर कुछ लोग आलोचक हैं वो कुछ दिखाना चाहते हैं आईना तो उनको नजरअंदाज करती है। देखिए, एक मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार जो प्रचंड बहुमत है उसके अहंकार में, उसकी अहंकार का नतीजा है कि आप ये देखें कि उन्होंने पत्रकारिता की परिभाषा बदल दी। जो प्रेस विज्ञप्तियां छाप रहा है वो उनकी नजर में पत्रकार है, जो एक भीतर की खबर निकाल कर ला रहा है उसको वो शासन का सत्ता का दुश्मन मान रहे हैं। और पत्रकारिता उनकी नजर में सिर्फ रिपोर्टर की रह गई है, रिपोर्टर की नहीं रह गई। जो कुलीगिरी, जो उन्होंने बता दिया उसने छाप दिया, इसको पत्रकारिता समझ रहे हैं और इसके खिलाफ जो भी कुछ लिख कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही। तो ये पत्रकारिता की जो परिभाषा बदलने की जो कोशिश की जा रही है। क्या निचले स्तर पे जो पत्रकार काम करते हैं, सर आप तो रहे हैं उस लेवल पर, उनसे वाकिफ भी हैं, आप लोगों के हाथ पैर होते हैं एक तरीके से, वो पत्रकार जो सेंटर पे तहसील पे काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सामने ज्यादा दिक्कतें होती हैं, ज्यादा चुनौती होती है, क्योंकि वहां पे रहने वाले दबंग बाहुबली टाइप के लोगों से भी सीधे सीधे उनकी टेंशन हो जाती है, और वहां का जो प्रशासन है वो भी सीधे सीधे उन्हीं से दुश्मनी रखता है। बिल्कुल ऐसा है, और जो बिल्कुल फील्ड में उतरा हुआ पत्रकार है उसको तमाम इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शुरुआती दिनों में मैं भी फील्ड में ही काम करता था, तो मुझे भी इस तरह के तमाम धमकियां और दबाव मुझे भी झेलने पड़ते थे। और बाद में जब मैं ब्यूरो चीफ हुआ और क्षेत्रीय संपादक हुआ तो मुझे भी अपने रिपोर्टर से खबर मिलती थी कि किस तरह से क्या हो रहा। तो ऐसे में जो ऊपर वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके सहयोग की बहुत जरूरत होती है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, जो वरिष्ठ लोग हैं वही चीजों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश करने लगते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, अगर आप अपने रिपोर्टर को अकेला छोड़ देंगे, उसका साथ नहीं देंगे, तो उसके साथ तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। उसके साथ पुलिस भी कुछ कर सकती है, उसके साथ बदमाश भी कुछ कर सकता है, उसके साथ प्रशासन भी कुछ कर सकता है और प्रभावी लोग भी कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर कई दफा हमने देखा है कि कहीं किसी मजबूत आदमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके अंदर बकायदा ब्यूरो के लोग उठकर चले आए। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक बहुत बड़ा दिल्ली का अखबार है और वो अपने आप को देश का सबसे बड़ा अखबार भी कहते हैं। उस अखबार की मैं खबर आपको बता रहा हूँ कि एक नोटोरियस गैंगस्टर ने, जो बाद में विधायक भी बन गया, उसने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस कॉन्फ्रेंस में चूंकि वो नोटोरियस क्रिमिनल था, इसलिए स्थानीय रिपोर्टर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। नैतिकता का तकाजा मानते हुए उनको लगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमको नहीं कवर करना चाहिए। अगले दिन वो देखते हैं कि वो खबर अखबार में छपी हुई है, तो पता लगता है कि उनके जो दिल्ली में ब्यूरो हेड थे वो बकायदा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे और उन्होंने उसकी कवरेज की। ऐसे में जो फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहा है वो कितना अपने आप को ठगा हुआ, कितना अकेला महसूस करेगा, ये उसका भी उदाहरण है। तो हमको पुलिस पर हम उंगलियां उठा सकते हैं,
इस पर एक चीज़ है सर कि आपने उसे अकेला छोड़ दिया और अब जो वो बाहुबली दबंग है वो कहेगा अच्छा हमने तो ऊपर बैठे तुम्हारे आकाओं से खबर छपवा ली है, तू हमारी खबर नहीं छाप रहा है, तेरी शामत भी ला देंगे, तुझे अखबार से भी निकलवा देंगे। बिल्कुल ऐसा हुआ है और हो रहा है, आज भी हो रहा है। मुझे लगता है ये चीजें धीरे धीरे और बढ़ी हैं। इस तरह से अगर हमको अपने रिपोर्टर को अगर हम इस तरह से अकेला छोड़ देंगे तो उसका वो जंगल में अकेले हिरन जैसा उसका हाल हो जाएगा। ये तो पूरे मीडिया जगत को सोचना चाहिए कि हम जिसको अपने बहादुर सिपाही को जिसको हम क्षेत्र में दुश्मन से मुकाबला करने के लिए उतार रहे हैं उसके पीछे हम खड़े हुए दिखाई। लेकिन आपको नहीं लगता सर ये एक पहलू है, और इससे अलग हटके एक पहलू ये भी है कि जब से सोशल मीडिया आया है अब हर कोई माइक आईडी हाथ में लेके घूमता हुआ नजर आता है, पत्रकारों की एक भीड़ सी उमड़ पड़ी है, ना उनके ऊपर कोई ब्यूरो है, ना उनको कोई खबर बताने वाला है, ना उनको कोई समझाने वाला है। वो सोचते हैं हाथ में माइक लेके खड़े हो गए और पत्रकार हो गए, और कहीं पे भी जाके कुछ गलत धंधों में भी लिप्त हो जाते हैं वो लोग। ऐसा बिल्कुल है, इसमें बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसा हो रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये हुआ ये है कि आज की तारीख में पत्रकारिता की कोई परिभाषा ही नहीं बची है। वेबसाइट वाले भी पत्रकार हैं, सोशल मीडिया वाले भी अपने आप को पत्रकार कहते हैं, अखबार वाले और टीवी वाले तो कहते ही हैं, जो ब्लॉग लिखते हैं वो भी अपने आप को पत्रकार कहते हैं। और जहां पर थोड़ा सा भी सत्ता दिखाई देती है वहां पर लोग चले ही आते हैं। आप देखें पॉलिटिकल पार्टी में जिस पार्टी की सरकार होती है उसकी गाड़ी पे झंडे, गाड़ियों पर झंडे लगे होते हैं उस पार्टी के, इस तरह का होता ही है। तो ये पत्रकारिता में भी इस तरह के जो तत्व हैं वो घुस आए हैं और पहले से बहुत ज्यादा बढ़े। जैसे मैं अपने गाजियाबाद में ही देखता हूँ कि कम जी से कम 300-400 पत्रकार तो मुझे दिखाई देते हैं, जबकि जी। इतने अखबार और इतने वेबसाइट और इतने टीवी चैनल्स तो नहीं हैं। तो ये गिरावट तो हमारे यहाँ बिल्कुल आई है और इसको हमको भी रोकना होगा और इसको शासन को भी देखना होगा कि अगर पत्रकारिता के नाम पर कोई गलत काम कर रहा है तो ये सरासर अपराध की श्रेणी में आता है। और अपराध रोकना पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है, सरकार का, शासन का काम है। इस पे वो विचार करें। एक सवाल यहाँ पे मेरे दिमाग में ये आ रहा है सर, मैं समझना चाहता हूँ आपसे और मैं सीखना भी चाहता हूँ उसको। कल से हम लोग खबर चला रहे हैं कि विक्रम जोशी की हत्या कर दी है, अपनी भांजी की छेड़छाड़ की वो रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे। क्या नाम बताने से पत्रकार का मोहल्ला भी बता रहे हैं, भी बता रहे हैं, क्या उस बच्ची की जो आइडेंटिटी हम क्लियर नहीं कर रहे हैं? जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जो छेड़छाड़ का मामला होगा, जो रेप पीड़िता होगी, उसकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं करेंगे? ये भी सरासर नासमझी है। जिस तरह से ये हुआ है, इसको डील किया है, पुलिस ने डील किया है, अखबारों ने डील किया है, ये भी सरासर नासमझी है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ है और बाकायदा इसकी मजम्मत की जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन हड़बड़ी का साहित्य होता है पत्रकारिता सर, आप ही समझते हैं। खबर आई, कौन सबसे पहले ब्रेक कर दे, और आज जमाना तो यही होकर रह गया है। क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि सरकार तो कभी चाहती नहीं है पत्रकारिता में सुधार हो, पत्रकारों के स्तर से कभी पत्रकारिता में सुधार होगा? देखिए, सुधार तो हमेशा अच्छे की ही उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन एक बात हमको देखना पड़ेगा कि इस देश में पत्रकार बनना तो सबसे आसान है। आपको जी किसी भी और जॉब के लिए किसी भी कोई अधिकारी बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, कोई ब्यूरोक्रेट बनना है, कहीं भी कुछ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पत्रकार बनना तो बहुत आसान है, किसी का आईडी कार्ड ले ली। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में पत्रकारिता करना मुश्किल। पत्रकार बनना जितना आसान है, पत्रकारिता करना उतना मुश्किल है। और जो वाकई पत्रकारिता कर रहे हैं उनके सामने ये संकट बढ़ रहे हैं। ये जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके सामने लाए जो पत्रकारिता के नाम पर बदमाशी कर रहे हैं, जो पत्रकार नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ भी हम और आप देख रहे हैं कुरीतियां और गंदगी सब जगह फैली। समाज का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर इस तरह की चीजें नहीं हो। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हमें इस पर काम करना चाहिए और पत्रकारिता को एक बेहतर एक क्षेत्र की तरह से हमको सामने लाना चाहिए। जो उसकी जो वजन था उसकी पत्रकारिता की बात में, आजादी के आंदोलन में और उसके बाद जो धीरे धीरे कम हुआ है, उसकी अस्मिता को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी। बहुत शुक्रिया सर, आपने कहा कि सामूहिक जिम्मेदारी समाज की भी है, पत्रकारों की भी है, तभी एक बेहतर पत्रकारिता या एक बेहतर पत्रकार आप अपने समाज के बीच में स्थापित करा पाएंगे, जो आपकी आवाज उठा सके ढंग से। वरना हर थाने गली मोहल्ले में लोग ऐसे ही गिरा भी रहे, इस पे भी विचार करना पड़ेगा। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ।
फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर किसी और बड़ी शख्सियत से आपको कराऊंगा रूबरू। फिलहाल के लिए अभी दें इजाजत।